नमस्कार, स्वागत है आपका। प्राइम नून देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिक्योरिटी का जायजा लिया हमारे संवाददाता समीर भट्ट ने। यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और यहाँ पे जो यात्री निवास है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस यात्री निवास में जो यात्रियों के आने का सिलसिला है वो कुछ हद तक अब शुरू हो गया है। बहुत कम यात्री अभी तक यहाँ पहुंचे और कल तक यात्री पहुंचना शुरू हो गए, जिनका पहला, दूसरा या तीसरा बैच होगा जिनको जाना होगा। अगर हम यात्री निवास की बात करें, पहले सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी पूरी सख्त कर दी गई। यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी हर जगह आपको दिखेगी। सीआरपीएफ हो, पुलिस हो या बाकी जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं बाकी विंग्स के, वो भी लगातार यहाँ पे विजिल कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं और सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उनको सख्त किया गया। आज मॉक ड्रिल भी हुआ था सुबह पूरा नेशनल हाईवे पे। अगर हम इस यात्री निवास की बात करें तो अभी मीडिया को ज्यादा आगे जाने नहीं दिया जा रहा और जो आ रही है गाड़ियां उनकी चेकिंग हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी विंग के जवान हैं वो इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियां अंदर जा रही हैं उनसे उनको पूरा प्रॉपरली आइडेंटिटी कार्ड्स और बाकी चीज देखा जा रहा है। ये एक प्रोसीजर है, ये एक नियम है जिसका पालन हर एक यात्री को करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आएगा। आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हो? पहली बार जा रहे हो? नहीं, मेरा छठवीं बार जा रहे हो। आप हर बार जाते हो? क्या लगता है कि क्यों, कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट करती है? भोलेनाथ बुलाते हैं, उनकी कृपा है और उनका एक जो बना हुआ है श्रद्धा भाव भक्ति, उसके कारण हम हर साल आते हैं। तो जब भी आप यात्रा जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं, हम लोग शुरुआत में जाते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम तो कभी नहीं आई हम लोगों को और दिक्कत कुछ नहीं आती। सारे लोग कोऑपरेट करते हैं। बस थोड़ी बहुत कभी कभी कुछ अगर मौसम खराब हुआ या कुछ हुआ तो वो तो दिक्कतें होती हैं, पर इनकी तरफ से तो पूरा कोऑपरेट रहता है। जब आप यात्रा करने के लिए जाते हो तो प्रशासन का कैसा रहता है, लोकल लोगों का कैसा रहता है? लोकल तो अच्छे ही रहते हैं, प्रशासन का भी ठीक है। जैसे कभी कभी यहाँ पे अब नहीं खुला है, अभी इनको खोल देना चाहिए यात्री निवास, क्योंकि यात्री आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी खोल देना चाहिए ताकि वो लोग भी ठहर सकें। क्योंकि कल से मतलब जाने के लिए टिकट वगैरह होने चालू हो जाएगी तो इनको खोल देना चाहिए। बाकी तो सब सही रहता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? पंकज गोयल। कहाँ से आप? जयपुर। पहली बार जा रहे हैं? नहीं सर, तीसरी बार है ये। तीसरी बार? हर मतलब तीसरी बार क्या चीजें बुलाती है, क्या श्रद्धा है? वो बाबा अपने आप ही बुला लेता है भैया। अब की बार पहली बार ही ऐसा हुआ है कि पहले जत्थे पे जा रहा हूँ, वरना 2 बार जब भी गया हूँ, जब मूर्ति का समापन ही मिला है, दर्शन बाबा ने दिए नहीं। अब की साल देखो बाबा दर्शन पूरे देगा। तो पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। कितना आप छोटे एज में जा रहे हैं, कितना बड़ा क्या लग रहा है? पहली बार ही जा रहा हूँ, 16 साल की उम्र में। अच्छा, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। आपने अभी तक सुना ही होगा। बिल्कुल। तो अब जब देखोगे, अब जब वहाँ पहुँचोगे तो मन में क्या श्रद्धा है, मन में क्या? बाबा के दर्शन करने एक बार ऐसा लग रहा है, एक बार दर्शन करने बाबा के। कहाँ से? हिसार से, हरियाणा से। क्या कहेंगे जो अभी आप पहली बार जा रहे हैं? मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। भोले के दर्शन करना कितना लग रहा है आपको? क्या मन? बड़ा अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ बर्फानी जी के दर्शन करने, अच्छा फील हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो यात्री यहाँ पे पहुंचे हैं, जो यात्री हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश है, उत्साहित है। उत्साहित इसलिए भी है कि उनको पहले बैच में या दूसरे बैच में जाने का मौका, अवसर इस बार मिला है। और यात्री अब क्योंकि अभी बाहर ही हैं, जिस तरह मैंने कहा, प्रोटोकॉल के जरिए, एक सिस्टम के जरिए उनको फिर अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये उत्साहित हैं और जल्द से जल्द गुफा पहुंच के बाबा बम बम भोले के दर्शन करना चाहते हैं। और ये सभी लोग कहते हैं कि वो अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए सुख और शांति की कामना करेंगे। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों की तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है। एनसी सांसद हसनैन मसूदी का कहना है कि आम चुनाव से पहले बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो,
तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वज़ीर आज़म साहब ने जो बयान दिया यूसीसी के हवाले से, तो मुझे लगता है कि उस पर हर एक को एतराज होगा, क्योंकि आप एक एक्सरसाइज होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन इसके खिलाफ है, कौन इसके हक में है, और इस तरह एक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश हो रही है कम्युनिटीज को डिवाइड करने की। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? दरअसल ये पहले से ही है, 100 साल से तकरीबन इस पर बहस जारी है, और आज़ादी के वक्त भी जब नया आइन बना उस वक्त भी एक कोशिश की गई कि इस पर कोई हतमी राय कायम की जाए, लेकिन नहीं की गई, बल्कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया। दफा 44 आप जानते हैं, कहा गया कि एक प्रयास होगा, कोशिश की जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब जनाब ये कहना, ला कमीशन 21वें ला कमीशन ने कोशिश की वो, और इस पर इत्तेफाक किया कि शायद ये मुमकिन ना हो और इससे बेहतर हो कि रिफॉर्म्स किए जाएं इंडिविजुअल जो हमारे जो मुख्तलिफ जो हमारे तबके हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके लॉज में जो फैमिली लॉज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि फैमिलीज लॉज को लेकर वो वरासत का कानून हो, शादी ब्याह का कानून हो, अडॉप्शन का कानून हो, मुतबना लेने का कानून हो, या और जो ऐसे ही कवानीन हैं जो फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं, इनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाए और हर एक अक्रॉस द बोर्ड सबको एक ही कानून अप्लाई किया जाए। और 22वें लॉ कमीशन ने यह मुनासिब समझा है कि नहीं आवाम से आरा ली जाए। अब जनाब, अगर लॉ कमीशन ने जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है उसने ये मुनासिब समझा है कि आवाम की राय ली जाए, और 4 हफ्ते का एक नोटिस दिया गया, पब्लिक नोटिस, तो वो इस बात की दलील है कि इस पर कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप एक पहले ही एक बना रहे हैं, एक बिल्डअप करें, नहीं एक कम्युनिटी तो इसके खिलाफ है, एक कम्युनिटी के हक में, वो सही बात नहीं है। और इसको फिर आप एक पोलिटिकल इशू बना रहे हैं, और फिर एक पोलिटिकल थॉट को, एक पोलिटिकल पार्टी को या हिज़्ब इख्तिलाफ को पूरा कह रहे हैं कि नहीं आप सब इसके खिलाफ है। तो क्या है असली दरपरदा कोशिश किया है कि उसको एक मुद्दा बनाया जाए, सियासी मुद्दा और इलेक्शन का मुद्दा, और फिर ये तासुर दिया लोगों को, देखो जी एक बहुत बड़ा कदम हम कर रहे हैं, लेकिन ये कदम नहीं उठाने दिया जा रहा ताकि अपीजमेंट हो माइनॉरिटीज की। और यहाँ पर आप मेजॉरिटी की बात में कहें, मैं कहूँगा कि आप मेजॉरिटी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं। अब देखिए, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसमें भी 2 स्कूल है, दयाबागा स्कूल है, मिताक्षरा स्कूल है, तो ये उनके भी अपने अपने आरा हैं। इसके अलावा सैकड़ों आरा हैं जिनमें अलग अलग है, जैसे कि हिंदू जॉइंट फैमिली की बात है, कोपार्सनी की बात है। एक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं। विपक्ष के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस के लम्हों के खता के कारण दशकों तक देश ने सजा पाई है। उन्होंने कहा कि देश में क्रिमिनल और सिविल कानून संविधान से चलना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी की बात की, विपक्षी पार्टी का कहना है कि चुनाव आते ही इस तरह की चर्चा जो है वो की जाती है, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो आज कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ है, और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि जो सो कॉल्ड गठबंधन की गठरी तैयार हो रही है उसके सामने है कि वो समावेशी कानून के साथ है या सांप्रदायिक करतूत के साथ है। क्योंकि इन कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत के चलते जो कॉमन कोड कारागार में कैद था उसकी रिहाई का वक्त आ गया है, और यही उस कॉमन कोड की रिहाई का वक्त इनकी परेशानी का कारण बना हुआ है। क्योंकि अगर आप संविधान सभा से लेकर के, सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक देखें तो सब ने कॉमन कोड की ज़रूरत को मजबूती से बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम लोगों ने इस समावेशी कानून पर, समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करने से कोई पीछे नहीं हटा। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी। एक मौका ऐसा आया था कि 85 में जब शाहबानों के मामले में जो है वो कॉमन सिविल कोड की दिशा में देश बढ़ सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो क्राइम किया, जो लम्हों की उसकी खता थी, उसकी दशकों सजा देश ने भुगता है, और उसकी वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ कट्टरपंथियों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्प्रभावी करने के लिए
कॉमन सिविल कोड के रास्ते में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर और रोड़ा खड़ा करने का काम किया था। लेकिन सर जिस तरह से यूसीसी की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक आपात बैठक की है। इसके साथ ही साथ ओवैसी का साफ तौर पर कहना है कि मुसलमानों के बीच में विभेद करने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। ये बताएं, ये लोग जो लोग भी इसके कुतर्क दे रहे हैं, क्या ये कॉमन सिविल कोड मुसलमानों के लिए आ रहा है? क्या समाज के सभी वर्गों के ये समावेशी सुधार का संकल्प है, संवैधानिक संकल्प है ये। इसमें कोई संप्रदाय, इसमें कोई जाति, इसमें कोई धर्म कहां से घुस के आ जाता है? और उससे भी महत्वपूर्ण है कि किसी की भी धार्मिक आस्था और श्रद्धा पर कॉमन सिविल कोड कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा है। केवल सिविल इश्यूज को लेकर के कॉमन सिविल कोड देश के सामने एक समान कानून और समान जो कानूनों का जो अलग अलग कानूनों का मकड़ जाल है उससे मुक्त दिलाने के लिए। सर आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, जिस तरह से पसमानदा की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की, ओवैसी का यह कहना है कि बांटने की कोशिश की जा रही है मुस्लिमों को। अरे भाई, अगर वो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि वो बांटने की बात हो रही है, और जो लोग अपीजमेंट करते रहे वो उनको जोड़ते रहे हैं। तो एम्पावरमेंट करने वाला उनकी नजर में बांटने वाला हो गया और अपीजमेंट करने वाला जो है वो जोड़ने वाला हो गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन सूर्यमंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और से खबर है जहां पर भारी बारिश के कारण इकबाल मैदान ताचा बाग में पानी जमा हो गया, जिससे खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। मैदान को थोड़ा समतल किया गया था, लेकिन अब बारिश का सारा पानी मैदान में जमा हो गया है। खिलाड़ियों को खेलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने विभाग से मैदान से पानी हटाने की मांग की है ताकि बच्चे यहां फिर से खेल सकें। आज हम यहाँ पे इकबाल स्टेडियम पामपोर में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे खेल खेले जाते हैं। सुबह मार्शल आर्ट्स के बाद क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, शाम को फुटबॉल खेला जाता है। लेकिन आप देखिए आज इसका हाल क्या है। रिसेंटली जो बहुत बारिशें हुई उसकी वजह से जो यहाँ पे पानी आ गया है, इससे सारा तहस नहस हो गया। 20 टूर्नामेंट के बीच में है हम, और रिसेंटली आपको पता है एक टूर्नामेंट हमने कंक्लूड किया। यहाँ पे लोकल यूथ बहुत इस पर एनर्जी स्पेंड कर रही है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स ग्राउंड को मेंटेन कर सके। लेकिन जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो इसमें पानी आ जाता है और फिर हफ्तों तक इसमें कोई खेल नहीं खेला जाता है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से है। बहन की शादी समारोह में एक भाई को फायरिंग करना महंगा पड़ गया। खबर देहरा से है, जहां प्रागपुर की ग्राम पंचायत लग बलियाड़ा में शादी समारोह में मिलने के दौरान हुई फायरिंग में दुल्हन के चाचा को गोली लग गई, जिन्हें घायल अवस्था में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल दुल्हन के चाचा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बलियाड़ा निवासी रमेश कुमार की बेटी की शादी चल रही थी, आपको बता दें, और बारात प्रागपुर के कलोहा से आई हुई थी। शादी वाले घर के नजदीक ही सराय के पास मिलनी कार्यक्रम के दौरान दुल्हन के भाई ने अपने पिता की लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी। इसी दौरान पैर फिसलने से दुल्हन के चाचा सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। देहरा के डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने बंदूक जब्त कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी। शादी किसकी थी? शादी मेरी लड़की। अच्छा, और गोली किसे चली है गलती से? मेरे लड़के से बेटे। अच्छा, और लगी किसको है जी? मेरे भाई को, लेकिन चाचा का लड़का। अच्छा, अब हालत कैसी है उनकी? ठीक है, अभी ठीक है हालत। अच्छा, पुलिस आई? पुलिस आई थी? हाँ जी, पुलिस आई। क्या बोल के गया? पुलिस मतलब कर लिया अपना जो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए रुख करेंगे देहरा का। हमारे साथ ब्रजेश्वर साके हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। कब की ये घटना है और इस वक्त क्या कुछ हालात है जिन की फायरिंग लगने से घायल अवस्था में जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था? पुलिस जांच में जुटी हुई है, क्या कुछ अपडेट इस हवाले से निकलकर सामने आया है? ब्रजेश्वर जी, सना आपको बताना चाहूँ, यह फायरिंग जो हुई है वो सोमवार की रात को एक शादी समारोह में हुई है, और जो दुल्हन का भाई था उससे ये गोली उसने ये हर्ष फायरिंग की है। उसके बाद उसके चाचा को कंधे पर उससे जो छर्रे होते हैं वो लग गया गोली के, जिस कारण वो घायल हो गए। ज्यादा जानकारी जो हमें मिली है उसमें बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में एक मिलने की रस्म होती है, जिसमें बर और वधू के जो पक्ष के लोग होते हैं, चाचा या पिताजी या उसके भाई, वो एक दूसरे से मिलते हैं बर वधू पक्ष के। इस दौरान ही जो दुल्हन के भाई थे उन्होंने ये अपने पिता की जो लाइसेंसी बंदूक थी उससे उन्होंने पहले एक गोली चलाई,
उसका जैसे उन्होंने दूसरी गोली चलाई, जो हमारे पास खबर आ रही है, जिससे गोली चलाते उसका पैर फिसला और उसके चाचा को ये गोली लगी है। उसके बाद उसको तुरंत ही देरा के जो सिविल अस्पताल वहां लाया गया, वहां से उसको टांडा रेफर कर दिया गया और टांडा से सीधे पीजीआई रेफर कर दिया पिछले कल से, और पीजीआई में उनका इलाज चल रहा है। अभी जो खबर हमारे पास आई है कि वो अभी वो बिल्कुल पहले से उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ठीक है ब्रजेश्वर, जैसे कि आपने बताया कि सोमवार की ये घटना है और मिलनी कार्यक्रम के दौरान ये घटना घटित हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और जब फायरिंग हुई तो जाहिर सी बात है उस वक्त भगदड़ की स्थिति भी बनी होगी, और जब भगदड़ होता है तो जाहिर सी बात है कुछ और लोग घायल होते हैं। तो क्या इस हवाले से भी कुछ जानकारी है? नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे वो गोली चली तो उसके बाद भगदड़ तो मची, लेकिन तुरंत जो घायल व्यक्ति था उसको अस्पताल पहुंचाने में लोग लग गए, और जो उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि तुरंत उनकी जो पहली दृष्टि से उन्होंने यही देखा कि उसको जो घायल हैं, लड़के के जो चाचा घायल हुए, उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि जो जिस बंदूक से फायर हुआ है उसको भी उन्होंने जब्त कर लिया है और आगामी जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। और जी क्या ये माना जा सकता है या फिर पुलिस ऐसे संकेत दे रही है कि जिसने फायरिंग की दुल्हन के भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस करेगी? पुलिस कहना है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और दुल्हन के भाई के खिलाफ भी, क्योंकि जो ऐसे ही जो शादी समारोह में जो फायरिंग करना गैर कानूनी के श्रेणी में आता है, इसलिए फायरिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि खुशी का माहौल गम में भी तब्दील हो सकता था ब्रजेश्वर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं बहुत सामने आती हैं और गनीमत ये रही कि यहाँ पर सिर्फ घायल अवस्था में ही उसके चाचा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई अमवात भी, इससे पहले मृत्यु भी लोगों की हो चुकी है इस तरह, क्योंकि कहा जाता है कि खुशी का जो मौका है वो एकदम से गम में भी तब्दील हो सकता है। तो पुलिस इस हवाले से कार्रवाई करने का भी सोच रही है। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के ब्रजेश्वर और तफसीलात देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि शिमला के रामपुर से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों में 3 दरकाली पंचायत में कुखी गांव के रहने वाले हैं और बारात से लौट रहे थे। यह हादसा कलेडा मझेवती में शलुन कैंची के पास हुआ। हादसे के कारणों की जांच में पुलिस टीम जुट गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, रामपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। यह हादसा किन वजूहात की बिना पर हुआ, इसके कारण क्या है, इसकी जांच में जुटी हुई है पुलिस। 4 लोगों की मृत्यु हुई है इस सड़क हादसे में। हमारे साथ राजेंद्र जुड़े इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या पता चल पाया, पुलिस क्या कह रही है, क्या कारण रहे इस हादसे के जिसमें 4 मृत्यु हुई है? कलेडा मझेटी अब जगह है, ये इस रोड पर ये सड़क हादसा हुआ है और सलूनी कैंची, कलेडा से मझेटी ये सड़क जा रही थी। सलूनी कैंची के पास ये कार गहरी खाई में जाकर गिरी है और 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। इसके अलावा एक अन्य घायल लड़की है, उनको आईजीएमसी शिमला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल हालत उनकी नाजुक बनी हुई है। शिमला के लिए कुछ देर में आईजीएमसी शिमला वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मैटर पर जारी है और शव घायलों के मृतकों के शव निकाल लिए गए हैं। इसके अलावा मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया और स्थानीय लोगों की मदद से अब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां पर। आज सुबह की ये घटना है जब बारात एक गांव से दूसरे गांव, यहाँ पास ही के गांव में बारात गई थी और लौट रही थी, तो लौटते वक्त ये हादसा हुआ है और जो सभी मृतक हैं उनकी सभी नौजवान हैं और 30 वर्ष से कम सबकी उम्र बताई जा रही है। घायल जो युवती है उनकी उम्र भी 25 वर्ष के आसपास है। तो लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। अब क्या इस हादसे के कारण रहे हैं, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू पुलिस कर रही है, लेकिन अभी जो स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ हमारी बातचीत हुई है उसके अनुसार उनका कहना यही है कि अभी तक रिकवर किया जा रहा है, बॉडीज को ऊपर लाया जा रहा है, उसके बाद पोस्टमार्टम डेड बॉडीज का होगा और फिर परिजनों के हवाले डेड बॉडीज की जाएंगी। लेकिन उसके बाद मृतक है इनका आपस में क्या संबंध था, इस हवाले से कुछ जानकारी निकल कर सामने आ पाई? क्या ये तमाम एक ही परिवार के लोग थे?
बिल्कुल चाचा भतीजी इस गाड़ी में थे, सभी एक ही फैमिली के ये सभी मृतक और घायल सभी हैं, क्योंकि पारिवारिक ये समारोह था, शादी समारोह था, बारात में ये लोग गए हुए थे, वापस लौट रहे थे, तो एक ही परिवार के ये सभी सदस्य थे और आपस में रिश्तेदार थे और लौटते वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। अब देखना होगा कि क्या कोई तकनीकी खराबी कार में रही है या फिर ओवर स्पीड रहा है, क्या कारण रहा है। हालांकि इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू होगी। शुरुआती दौर पर अभी सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया गया है, रिकवर सभी बॉडीज को कर लिया गया है। घायल को जो शुरुआती उपचार है वो रामपुर अस्पताल में दिया गया और उसके बाद अब शिमला के लिए कुछ देर पहले ही रेफर किया गया है। अब क्योंकि बरसात का समय है, ऐसे में जमीन भी ढीली रहती है, भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में इन दिनों हो रही है, तो क्या ये सड़क हादसे भूस्खलन या फिर कोई जमीन ढीली रहने के कारण, ये जमीन धंसने के कारण हादसा हुआ या फिर ओवर स्पीड रहा या तकनीकी कोई खराबी गाड़ी में रही है। हादसे की घटना की वजह के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो युवती जख्मी हुई हैं उन्हें रामपुर से अब शिमला के लिए रेफर कर दिया गया है। जैसे कि अब से कुछ देर पहले राजेंद्र के मुताबिक उन्होंने बताया कि अब से कुछ देर पहले ही रेफर किया गया है और तमाम मृतकों की लाशों को निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है और उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, फिर उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही, संदिग्ध परिस्थितियों में एक ट्रक में आग लग गई। सांबा जिले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां के बड़िया इलाके की यह घटना है। HP पेट्रोल पंप पर ट्रक में आग लग गई। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप में आग लगी। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में कहा जा रहा है कि एक ट्रक में आग लगने की घटना घटित हुई है। सांबा जिले के बड़िया इलाके की यह घटना है। HP पेट्रोल पंप पर यह ट्रक में आग लगी है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह पेट्रोल पंप है जहां पर आग लगी। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है, आप देख सकते हैं। और इसे कहा जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियां थी, जिसके बाद इस हवाले से दमकल विभाग को और स्थानीय लोगों को सूचना मिली, जिसके बाद HP पेट्रोल पंप पर खड़ी ट्रक में लगी आग के बाद काबू पाने की कोशिश दमकल विभाग की तरफ से की गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से अंदर जले हुए चीजों को, अंदर जली हुई चीजों को बाहर निकाला जा रहा है। ये पूरी घटना सांबा जिले के बड़िया इलाके की है। शिमला के एकमात्र कैंसर अस्पताल में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने अस्पताल में रखे लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया है। यह चोरी कैंसर अस्पताल के रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल शिक्षा विभाग में जल्द 5200 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इस बार भर्ती के लिए सरकार नया तरीका अपना सकती है और एक साथ ही सभी शिक्षकों को भर्ती किए जाने की तैयारी सरकार विभाग कर रहा है। चंबा के कलहेल के तहत 80 प्राथमिक स्कूलों में स्टाफ की कमी से पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 35 JBT अध्यापकों के पद पिछले काफी समय से खाली चल रहे हैं। इसके अलावा 8 CHT के पद भी खाली हैं। 35 स्कूलों में एक अध्यापक के सहारे स्कूलों को चलाया जा रहा है, जिससे पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य करने में भी परेशानी आ रही है। शिक्षा खंड अधिकारी कलहेल योगराज ने ये जानकारी दी है। इस शिक्षा खंड में अभी 80 प्राथमिक पाठशालाएं हैं, जिसमें 35 जो स्कूल हैं उनमें एक ही अध्यापक कार्य कर रहा है और 35 जो JBT की पोस्ट है वो खाली चल रही है। यही मांग करते हैं कि अभी जो नई भर्तियां बेस पर हो रही हैं और जल्द से जल्द ये पद जो हैं भरे जाएं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कमी न रहे और बच्चों को इसका लाभ मिले। फिलहाल इसी के साथ प्राइम नून में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धार भी रफ्तार भी, देश और दुनिया की तमाम खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। नमस्कार।